हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठा रही है। कंपनी का नाम है सत्व इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है एंड वो आज के दिन उसकी क्या हालत है। उसके बाद में आईपीओ के पैसों से उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। लास्ट में हम लोग अपने रिव्यू पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो पूरी जो कंपनी जो काम करती है वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये मेनली जो है प्रोजेक्ट्स लेती है गवर्नमेंट से। इसको जो आज तो जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को मिले हैं वो गवर्नमेंट से मिले हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स इसके पास में है वो भी 2-3 के आसपास में, जिनसे इनका मोस्टली काम होता है। बिकॉज गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब क्लाइंट तो एक ही हुआ। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो वाटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उनको कंप्लीट करने का काम करती है। तमिलनाडु बेस्ड ये कंपनी है, राइट। यहाँ पे जो वाटर से रिलेटेड, जैसे कि वाटर जो साफ करने वाला जो प्रोजेक्ट्स हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुंचाने वाला काम हो गया, या फिर जो टंकी बनानी है वो काम हो गया। वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लेने का काम हो गया। सो वाटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज के दिन मिलते हैं इस कंपनी को। अ, तो लेट्स अब देख लेते हैं कंपनी जो पूरी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है वो 131 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है। और कंपनी का जो जिसे नाम हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो मेन नाम है वो है सत्वा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग भाई लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो जाएं। सत्वा जो ग्रुप है, जो कि हम लोग को अभी रिसेंटली एक आरईआईटी आया था, आरईआईटी आईपीओ आया था, उसके अंदर में सत्वा ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज अटैच की थी। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उसकी हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जिसमें वो काम करता है। बैंगलोर के अंदर में काफ़ी बड़ा नाम है वो। अब काफ़ी भाई लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्वा जो ग्रुप, वो बैंगलोर वाला जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है, क्या वो और ये सिमिलर है, या फिर नाम एक ही है, या फिर कोई किसी तरीके से लिंक इनके बीच में है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करने की कोशिश किया, बट इनकी जो वेबसाइट्स हैं, सत्वा की जो वेबसाइट्स हैं, कोई भी लिंक इन दोनों कंपनियों के बीच में देखने को नहीं मिला। दो ध्यान रखिए कि सत्वा डॉट इन जो एक वेबसाइट है, सत्वा डॉट इन, वो तमिलनाडु बेस्ड एक फॉर्म जो ग्रुप है, वो भी सत्वा ग्रुप ही है। बाकी वो लॉजिस्टिक्स का मेनली काम करते हैं। वो ग्रुप की ये कंपनी देखने को मिल रही है, सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये जो सत्वा ग्रुप है जो बैंगलोर वाला है, ये वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड कंपनी, जिसका नाम है सत्वा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। बाकी दोनों अपने आप को सत्वा ग्रुप ही कहते हैं, पर दोनों अलग अलग देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे सिमिलर नहीं देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ का मेरे को थोड़े से और चीज़ में आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। आ, ये आप लोग इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ये जो एक वेबसाइट है टीएम सर्च, यहाँ पर भी आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि इन्होंने जो लोगो, जो अपने नाम जो रजिस्टर करवा रखे हैं, वो किस क्लास के अंदर में करवा रखे हैं और कब करवाए हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वो आज के दिन रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, आज के दिन इस कंपनी के ऊपर में कोई भी केस वेस नज़र नहीं आ रहा, कोई केस लिटिगेशंस वगैरह नहीं नज़र आ रहे। साथ में ये जो उसके जो प्रमोटर है उनका नाम है सं, संथानम शेषाद्री, संतनम शेषाद्री, राइट। तो अगर मैं नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी जो हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर कंपनी की, 2005 की खुली हुई कंपनी है। वैसे देखा जाए तो ये उससे भी पहले से चलती हुई आ रही है। इसके जो जो प्रमोटर्स वगैरह हैं, ये बोल रहे हैं हम उससे भी पहले से काम करते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। बाकी हमारी जो कंपनी है, जो शुरुआत है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी जो शुरुआत 2005 के अंदर में हो गई थी, राइट। उसके बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर इनके जो पूरे माइलस्टोन जो इन्होंने अभी तक अचीव किए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कब किए हैं, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो जो शेषाद्री जी हैं, इनकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। 61 ईयर्स की एज है। और दूसरी जैसे मैंने आपको बताया, जो तमिलनाडु वाली जो सत्वा ग्रुप है, उसके अंदर में जो दूसरी कंपनी में सत्वा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सत्वा हाईटेक कॉन्वेयर प्राइवेट लिमिटेड, इनके अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो सत्वा डॉट इन जो तमिलनाडु वाले ग्रुप वाली जो मेन कंपनी की जो वेबसाइट है, उसमें सिर्फ ये डिटेल दी हुई है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये उन्हीं की एक कंपनी है, राइट। बट पॉइंट ये है कि जब हमने इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनको थोड़ा सा सत्वा डॉट इन जो वेबसाइट है उसके साथ में थोड़ा सा देखने की कोशिश किया, तो वहां पर भी उनका जो मेन तमिलनाडु वाला जो ग्रुप है, सत्वा ग्रुप, उसमें भी हमको इनकी ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिली। इंटरलिंक जो लिंक बैठाने का हमने कोशिश किया, वो लिंक हमसे यूजुअली बैठा नहीं। बस वो एक वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है कि सत्वा इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है वो हमारी ही है, ऐसा उस वेबसाइट पे लिखा हुआ सत्वा डॉट इन, जिसको आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए सत्वा डॉट इन वेबसाइट का नाम है, और उसके अंदर में बाद में ये है सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज लिमिटेड कन्वर्ट होने से पहले प्राइवेट लिमिटेड
रही होगी, ऑफ कोर्स बात है, जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो जो हिस्ट्री सेक्शन के अंदर में इस कंपनी के बारे में, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सत्वा ग्रुप की ये कंपनी है, बट नॉट द बैंगलोर वाला सत्वा ग्रुप, ये तमिलनाडु वाला सत्वा ग्रुप। और बैंगलोर में जो सत्वा ग्रुप है वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी की जो ये आप लोग उनकी जो कंपनी को चला रहे हैं शेषाद्री जी, उनकी और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके साथ में देखने को मिल रहा है। साथ में ही जो 80 लाख रुपए जो सालाना सैलरी जो है वो कंपनी से उठा रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज जो यूज़ कर रही है आज के दिन एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस, वो इनके पास में ओन्ड है। दो यहाँ पर इनके पास में 2-3 प्लॉट्स भी जो रजिस्टर्ड है वो देखने को मिल रहा है, और एक वेयर हाउस है वो भी यहाँ पर ओन्ड देखने को मिल रहा है। सो जो प्रॉपर्टी है वो मेनली यहाँ पर ओन देखने को मिल रही है, और मेनली जो है प्लॉट्स जो है यहाँ पर ओनिंग देखने को मिल रही है। जो लोगो है, जो नाम सत्वा ग्रुप के अंदर में जो क्लास 36, 37, 40 एंड 42 के अंडर में आज के दिन रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है। दो ये जो नाम रजिस्ट्रेशन का डाला है, आप लोग इसकी इनकी जो वेबसाइट है जो ये वाली, इस पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने मार्च 2025 में ही डाला, जबकि 2005 की खुली हुई कंपनी है और अब जाके इन्होंने रजिस्ट्रेशन में डाला है। बिकॉज होता क्या है ना कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि सत्वा जो ग्रुप है, जो मेन बिल्डर है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वाला, वो आई थिंक इसके जो रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर में ओपोज करेगा। ओपोजिशन आना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो टीएमआर जो टीम है वही शायद रिजेक्ट कर दे। बिकॉज होता क्या है ना, जैसे आप लोग बोलते हो कि अमूल की ऑलरेडी दूध बिक रहा है, अब कोई दूसरी कंपनी खोलेगी अमूल छाछ, राइट, मान के चलो कि उस वक्त अमूल जो है छाछ नहीं बेच रही है, बट अमूल छाछ, तो आपको क्या लगेगा कि अमूल वालों ने ही दूध बेचते हैं तो वो उन्होंने ही छाछ निकाली होगी। तो आपके बाद माइंड के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, यानी मतलब आप वो प्रोडक्ट जो खरीदने जा रहे हो वो कंफ्यूजन की वजह से आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेते हो। तो अब बिल्डर ही वो है, बिल्डर ही ये है जो कि बिल्डिंग का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम कर रहा है वो कर रहा है, राइट, कर बिल्डिंग से रिलेटेड ही रहा है, राइट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, वो भी कंस्ट्रक्शन से, ये भी कंस्ट्रक्शन से, नाम सेम सा है। तो वहां पर थोड़ा सा इन जो लोग हैं पब्लिक है उसके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए जो लोगोज और ये जो ट्रेडमार्क्स ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि सत्वा नाम है और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहा है तो ये पक्का सत्वा ग्रुप की कंपनी होगी। तो वो यहाँ पर जो है कंफ्यूजन जो पब्लिक के मन में आ रहा है, तो ये जो जो कंफ्यूजन है इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने इनको ये जो लोगो रजिस्ट्रेशन के लिए डाले हैं इन क्लासेस के अंदर में इनका रिजेक्शन आ सकता है, फिर ओपोजिशन आ सकता है। और इन्होंने जो डाला है ट्रेडमार्क के लिए वो अभी डाला है सो दैट कि आईपीओ जब तक लिस्ट होगा तब तक ये फॉर्मेलिटी चेक पास में रहेगा, ऑपोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा ही नहीं, राइट। तो अभी क्या है, इस चीज़ को लगभग 6 महीने का टाइम लगता है, तो इन्होंने ये बड़ा ही दिमाग लगा कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क के लिए फाइलिंग की है सो दैट कि ऑपोजिशन आने से पहले ही हम लोग पैसा उठा के निकल लें, मतलब पैसा उठा लें कंपनी से। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इनके जो आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, इंश्योरेंस इन्होंने काफ़ी सारे करवा रखे हैं। और यूजुअली क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कंपनियाँ होती हैं वो जो जितने प्रोजेक्ट्स ये लोग लेते हैं, सो हर प्रोजेक्ट का हर साइट के हिसाब से इनको इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है, सो दैट कि कोई भी एक्सीडेंट हो किसी भी टाइप का तो वहाँ पर सिक्योर किया जा सकता है लोगों को। आज के दिन 117 एम्प्लॉयज इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, मेनली जो है प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी जो कुछ साइट्स हैं जो यहाँ पर इनकी चल रही हैं, उनकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी फोटोज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली इन्होंने जो देखे हैं यहाँ पर देखने वाले सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखा रखा है। और इस सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर में और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आज के दिन काम करें, उनके साथ में हम लोग इसको कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। बेसिकली ये वाटर बेस्ड दूसरे प्रोजेक्ट्स भी लेती है, ये पर्टिकुलरली सीवेज से रिलेटेड ही काम नहीं करती, जो कि दूसरी जिनके साथ हम कंपेरिजन करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही काम करते हैं। तो इसका और उनका जो कंपेरिजन है वो थोड़ा बहुत सही नहीं रहने वाला है, बट स्टिल थोड़ा बहुत कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे। बट वो जो कंपैरिजन है मुझे लग नहीं रहा है कि ठीक रहेगा वैसे, बट स्टिल वी विल डू ए लिटिल बिट फॉर ओवर ऑन गुड्स। ये काफ़ी सारे इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। साथ में इनका जो रेवेन्यू है मेनली टॉप 3 क्लाइंट से ही आ जा रहा है, दैट मीन्स कि वो जो गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इनके मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं यहाँ पर करता। नेक्स्ट इनका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसी से ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है वाटर सप्लाई स्कीम से। अब यहाँ पे देख लो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान से इनका रेवेन्यू खास कुछ आ नहीं रहा है। दैट मीन्स इनका जो मेन काम है वो ईपीसी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट। तो इनको जो कंपैरिजन करना सीवेज या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले जो उस पर्टिकुलर की वो एक्सपर्टीज है इनके पास में, इनके वो पूरी की पूरी सीवेज ट्रीटमेंट वाली,
वो इनके पास में यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स को देखते हुए नज़र नहीं आ रही है। इनका काम है कि ये प्रोजेक्ट मिल गया, ये कंस्ट्रक्शन करके देना, इस टाइप से डिज़ाइन करके और बना के देना है। बाकी वो जो एक्सपर्टीज़ होती है जो कि हम जिनके साथ हम कंपेरिजन करने वाले हैं, वो इनके पास में देखने को नहीं मिला। इट्स जस्ट ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट्स ऑल, नॉट एक्सपर्टाइज्ड इन सम पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट अब थोड़ा-सा हम इसको देख लेते हैं कि कितने पैसे इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में लगा रखे हैं इन्वेस्टर्स वगैरह ने। तो यहाँ पर देखने को मिला कि टोटल जो बैलेंस शीट की साइज़ देखने को मिल रही है वो 114 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है, और रिसेंटली इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है उसकी साइज़ बढ़ाई है। थोड़े जो इश्यूज़, जो नए शेयर्स इश्यू करने के बाद नए शेयर्स इश्यू भी किए हैं, साथ में थोड़ा बहुत जो और जो माल है वो भी उठाया है, उसके तरीके से बढ़ाया है। और साथ में आज के दिन जो इनकी बैलेंस शीट का जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ पड़ा, उससे पहले देख लेते हैं इन्वेस्टर्स का टोटल पैसा कितना लगा, तो 42 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ दिख रहा है। दैट शोज नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 42 करोड़ रुपए की, साथ में ही 114 करोड़ की पूरी साइज है, जिसमें से मेनली जो पैसा है वो या तो ट्रेड रिस्क इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, जो कि इनके पास में माल पड़ा, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इनको माल खुद खरीदना पड़ता है और फिर लगा के फिर वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से फाइल पास होती है, फिर इनका पेमेंट आता है। यही सरकारी प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं। तो जो माल इन्होंने खरीद के रखा हुआ है उसके 43 करोड़ रुपए की आज के दिन वैल्यू है, जो कि जिसकी पिछले साल 25 करोड़ रुपए तक की वैल्यू थी, इस साल 43 करोड़ रुपए की है। दैट मीन्स कि इनका कैश फ्लो तो अच्छा नहीं होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, कैश फ्लो तो नेगेटिव ही होगा इस साल, वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कि इनके पास में ट्रेड रिसीवेबल वाली थोड़ी सी इश्यू भी देखने को मिल रहा है कि इनका जो पेमेंट है वो अटक ही रहा है काफ़ी टाइम से, 30 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर 32 करोड़। दो इनकी जो इनकम है आज के दिन देखने को मिल रही है कि 83 करोड़, फिर 77 करोड़, फिर यहाँ पे 94 करोड़ के आसपास में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। साथ में अगर हम लोग इनको चेक करते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना निकाल पाए, तो 1 करोड़, फिर 4.5, फिर 9 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में देख रहे हो, यहाँ पर डिक्रीज आया रेवेन्यू के अंदर में, बट स्टिल माल हमारे पास में बच गया है। तो माल बच गया तो उसकी वजह से हमारे पास में नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये अगेन एक क्वेश्चनेबल, क्योंकि आपके पास में जो माल बच जा रहा है, यूजुअली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर माल जो होता है वो किसी भी चीज़ को माल बना सकती हैं वो, राइट। मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। जैसे बजरी की गाड़ी गिराई तो बजरी की गाड़ी, जो बजरी का जो ट्रक गिरा रखा है वो माल है इनके लिए, तो वो एज ए एसेट हो गया, है ना। वो इनका इनकम हो गई कि वो बच गया हो, चाहे चाहे वो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बच गई जो प्रोजेक्ट में आगे फ्यूचर के अंदर में शायद हो सकता है काम ही ना आए, तो वो भी इनके लिए माल है, तो जिसको हम लोग ये बता सकते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट है, राइट। अब मान के चलो कि कोई सेकंड, अब जो यूजुअली लोहा खरीदा, अब लोहे के काफ़ी ज़्यादा काम आया, काम जो लाए पीछे लोहे का कचरा बचा उसको एज ए रॉ मटेरियल दिखा के ये बोलते हैं कि इसकी तो पूरी वैल्यू हमने जितना खरीदा उतनी वैल्यू लगा दी, तो क्यों जाएगा भंगार के भाव ही। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो यूजुअली पास्ट में भी कंपनी में देखने को मिली हैं, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां होती हैं इनके अंदर में ये थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो रहता है कि ये जो इन्होंने इन्वेंट्री जो बच गई है उसको एज ए इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है, तो वो क्या सही में नेट प्रॉफिट है। तो वो अगेन इस साल भी इनका जो मैक्सिमम जो 9 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है वो भी 15 करोड़ का माल बच गया है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट, अदरवाइज इनका नुकसान में है, राइट। तो यहाँ पर भी माल बचे जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में है, वहाँ पर भी माल बचे जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में। और कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली कैश फ्लो नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश फ्लो जो है यहाँ पर 6 करोड़ रुपए नेगेटिव देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज सेक्शन की वजह से, मतलब कि इन्होंने पैसा जो है ले रखा है, जिसको हम बोलते हैं यूजुअली मतलब इनके उन्होंने पैसा उठा रखा है 7 करोड़ रुपया, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर कैश फ्लो पिछले साल पॉजिटिव था। अगर इसको हम लोग हटा दें और साथ में हम लोग अगर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इसको भी अगर हम लोग माइनस कर दें तो इनका पिछले साल भी नेगेटिव में ही रहा है। इस साल भी अगर इसके पिछले साल अगर हम लोग चेक करते हैं तो इनका ट्रेड्स पेएबल 6 करोड़ रुपया, और यहाँ पर लगभग फाइनेंस कॉस्ट 5.72 करोड़ रुपीज़। तो इसको भी अगर हम लोग दोनों को हट इनको इसके अंदर में ऐड करें तो अगेन उसके पिछले साल भी नेगेटिव ही रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है, मतलब बिजनेस से जो कैश कमा पाना इज़ वेरी मुश्किल फॉर देम, कैश नहीं आ पा रहा है इनके पास में, जिसके लिए जैसे इनको फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाना इनके लिए मुश्किल है। अब तो इनके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ज़रूरत कहाँ पे है, वर्किंग कैपिटल में, तो कि इनको जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनको कंप्लीट करें, ताकि जब तक पेमेंट आए, अब वो चाहे आए चाहे ना आए, गवर्नमेंट है बट आ जाता है यूजुअली, राइट। तो वो थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इनके लिए मेन इश्यू क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका आईपीओ जो है 26 से 29 अगस्त के बीच में खुलने वाला है, 75 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। अपर बैंड 35 करोड़ रुपए टोटल उठाना चाह रहे हैं ये आईपीओ के थ्रू, और यहाँ पर ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। वहीं पर पैसों की जरूरत है और वहीं पे इनका काम चल रहा है। बाकी तो इनको
कोई मशीनरी खरीदने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं पे दिखाया नहीं कि मशीनरी की ज़रूरत वगैरह है। प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ इन्होंने कहीं दिखाया नहीं है। बस जो प्रोजेक्ट मिले हैं बस उनको कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हमको जो काम करके दे रहे हैं उसका पेमेंट आ नहीं रहा है, और हमने माल बहुत ज़्यादा खरीद लिया जी। अब जब कैश ही नहीं है तो माल क्यों खरीद रहे हो भाई इतना ज़्यादा, राइट? अब पॉइंट है कि आप जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम जो माल खरीदते हो उसको, जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना बड़ा आप माल खरीदते हो, कितने बड़ा ऑर्डर आप देते हो, उसमें कुछ ज़्यादा छूट तो आपको मिलती नहीं, बट स्टिल क्यों खरीदा है? मुझे तो पर्टिकुलरली एक ही रीज़न नज़र आ रहा है, सो दैट की प्रॉफिट्स कैन बी शोन हाईली। नेक्स्ट, सो अब ओवरऑल जो अब इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो मेरा व्यू बन रहा है, एक तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से वो काफ़ी थोड़ा बहुत काफ़ी नेगेटिव बन रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव नहीं, काफ़ी नेगेटिव बन रहा है। एंड साथ में ही अगर हम लोग उसको थोड़ा पी और पीबी रेशियो भी एक बार निकाल लेते हैं, सो इन्होंने इस बार जो प्रॉफिट दिखाया है 9 करोड़ रुपए का, ऑफ कोर्स सी बात है, मैं उसको कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स हमने जैसे कि देखा माल बचना हुआ दिखा इन्होंने दिखाया है नेट प्रॉफिट के अंदर में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंसिडर कर सकता हूँ तो 3 करोड़ रुपए के आसपास मैं कर रहा हूँ। पिछले साल का भी मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी इन्होंने माल बचा हुआ ही दिखाया था। तो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का मैं इनका जो है वो भी पूरा, उससे पिछले जो 83 करोड़ का इन्होंने माल रेवेन्यू जनरेट किया था उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि 3 करोड़ का चलो नेट प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो 3 करोड़ के हिसाब से देखने को मिला कि 41 का जो है पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 41 का यानी 43 का, राइट? अब 43 का पी रेशियो अगर हम लोग इस सेगमेंट की कंपनी से कंपेयर करते हैं, ईएमएस, ये इन्वायरो इंफ्रा, वाटेक, वाबाग, तो सबके सामने ही रिजेक्ट हो जाती है। अगर 9 करोड़ रुपए के हिसाब से देखें तो 9 90 9 36 तो लगभग 14 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो इस कंपनी के जो ईएमएस हो गया, सब कंपनियों के मुकाबले जो पी रेशियो है वो सबसे कम नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि इसीलिए बड़ा ही सोच समझ के बैलेंस शीट या फिर जो आरएचपी है वो बनाई हुई दिख रही है, और जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको बड़ा ही सोच समझ के बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट वाली जो शीट्स हैं उनको बनाया हुआ दिख रहा है, राइट? सो दैट कि सस्ती से सस्ती दिखे कि सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है जो किसी जिस कंपनी के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं उनके मुकाबले। तो अगेन थोड़ा सा मेडअप चीज़ दिख रही है। थोड़ा सा हम लोग इसके पीबी रेशियो भी देख लेते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो 43 करोड़ रुपीज़ 35, सो खर्चा वर्चा निकाल के 70 करोड़ 714, सो लगभग 1.98 के आसपास का, 1.8 1.9 के आसपास का पीबी रेशियो बन रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं। अगेन ये वाली चीज़ भी सस्ती देखने को यहाँ पर मिल रही है, बट द पॉइंट इज की एसेट है क्या? मेन पॉइंट तो वही, एसेट है क्या? जो इन्वेंट्री बच रही है वही तो एसेट है, और ट्रेड रिसीवेबल जो गवर्नमेंट के बकाया बाकी है वही एसेट है। बाकी एसेट क्या है? अब चलो इन्वेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आउट भी कर दें कि वो तो चलो सस्ते के भाव जाएगी अगर लिक्विडेट होती है कंपनी, और माल जो गवर्नमेंट का जो काम करके इन्होंने काम कर कंप्लीट कर दिया वो पैसा तो चलो आएगा, देर सवेर आएगा, तो वो कोई दिक्कत वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सो नेटवर्थ हम लोग मान सकते हैं कि जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ हम उसको मान सकते हैं, और 70 करोड़ रुपए, तो दैट मीन्स कि नेटवर्थ के हिसाब से तो कंपनी के अंदर में वैल्यू आज के दिन नज़र आ रही है, जो मार्केट में जो कंपेयर करते हैं। बट द पॉइंट इज जिन कंपनियों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ में एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन कंपनी और वो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज उसी सेक्टर की कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, राइट? अब फाइनल व्यू क्या बन रहा है लिस्टिंग गेन की, इस पर्टिकुलर कंपनी से पीबी रेशियो के हिसाब से थोड़ी बहुत उम्मीदें बन रही हैं। एंड जो सत्वा ग्रुप है वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पर बैठने को नहीं मिल रहा, बट तमिलनाडु की बहुत पुरानी कंपनी है उसकी वजह से इसका बन सकता है, बट अगेन लिस्टिंग गेन की उम्मीदें, बाकी लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का व्यू इसमें नहीं बनाऊंगा। और लिस्टिंग गेन की भी, अगर मार्केट इस चीज़ को जो ये जो खेला जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ खेल तो चल रहा है आरएसपी के अंदर में, अगर उसको समझ जाता है तो हो सकता है कि लिस्टिंग भी ना दे, राइट? बाकी लॉन्ग टर्म व्यू आई विल नॉट मेक, आगे फ्यूचर में देखेंगे फिर से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तब देखेंगे। शॉर्ट टर्म व्यू आई विल नॉट मेक, बट लिस्टिंग गेन का व्यू भी जो बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स हैं वो रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, राइट? और फाइनली एक लास्ट में चीज़, 86% जो रेवेन्यू जो कंपनी के मालिक लोग हैं, 86% मालिकाना बिफोर द आईपीओ कंपनी के अंदर में था, 63% के आसपास में आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। सो दैट्स ऑल माय व्यू इज अबाउट दिस कंपनी एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस लिमिटेड एनालिसिस। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही लेना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली, सी यू टुमारो।